जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। भारत जो है वो बिल्कुल चुपचाप है, कोई रिएक्शन अमेरिका के किसी भी हथकंडे पे नहीं दे रहा है। एक तरफ अमेरिका की तरफ से अलग-अलग बयानबाज़ी आ रहे हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न अमेरिका के अंदर बना हुआ है। मार्को रूबियो की तरफ से ये कहा गया है जब प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट के लिए चाइना में थे, उस वक़्त रूबियो भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर कहते हैं कि ये 2 पुराने रिश्ते हैं भारत और अमेरिका के बीच में, ये सब कुछ बेहतर हो जाएगा। दूसरी तरफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि 2 ग्रेट नेशंस अपने टैरिफ को लेकर हम ये सारा मसला सुलझा लेंगे और ट्रम्प की तरफ से आपने देखा है कि उन्होंने काफ़ी अग्रेसिवली ये सारी चीज़ें वो ले रहे हैं इंडिया की तरफ। कभी टूरिस्ट के ऊपर $250 का की फ़ी उसमें अप्लाई करना, इसमें इंडिया, मेक्सिको और ब्राज़ील, चाइना ये सारी चीज़ें हैं, अक्टूबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ पीयूष गोयल जो हमारे ट्रेड मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और वो कहते हैं कि हम भारत और अमेरिका के बीच में बात हो रही है, बात चल रही है और जल्दी एक नतीजे पर हम लोग पहुँचेंगे और वो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग और भी कंट्रीज़ हैं जैसे यूरोपियन यूनियन, चिली, पेरू, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ओमान और इन सब के साथ भी हमारा जो है वो सब चल रहा है। अब समझने वाली बात ये है कि क्या और कैसे है, काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है। इस पूरे कन्फ्यूज़न को सुलझाएँगे उमेश जी हमारे साथ। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार उमेश जी। जय सिया राम अंबर जी। उमेश जी, मार्को रूबियो उस वक़्त जबकि प्रधानमंत्री मोदी चाइना में होते, उस वक़्त वो भारत और अमेरिका के रिश्तों में बड़ी उम्मीद सी जगह देते हैं और पीटर नेवारो अभी भी गाली देने में लगे हुए हैं भारत को। काफ़ी अलग-अलग चीज़ें सामने आ रही, पता नहीं चल रहा है कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है? काफ़ी कन्फ्यूज़्ड अमेरिका नज़र आ रहा है और भारत की तरफ से कोई भी किसी भी स्टेटमेंट का रिएक्शन नहीं दिया गया है, ना ही कोई रेसिप्रोकल टैरिफ या उनके ऊपर कुछ काउंटर सैंक्शंस या कुछ भी इस तरह का लगाया है। और ट्रेड मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल जी कहते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, सब कुछ हो जाएगा। जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, दिस इज द क्लासिक मोदी ट्रम्प कार्ड। मोदी ने एक तरह से वॉशिंगटन के अंदर पैनिक बटन ऑन कर दिया है। और जिस हिसाब से देखिए, मार्को रूबियो ने पहले बोला है कि भारत और अमेरिका के अंदर बहुत गहरी दोस्ती है, पीपल टू पीपल टाइप्स है, हम अपने मैटर्स रिजॉल्व कर लेंगे। फिर ट्रम्प टीम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक अलग विज्ञप्ति जारी करते हैं। वो भी बोलते हैं कि हम अपना बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को सुलझा देंगे। फिर आप देखिए कि पीटर नवारो, जिनका दिमाग खराब हो चुका है, वो हार्वर्ड के वर्स्ट वर्स्ट स्टूडेंट थे। मतलब वो एक तरह से फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने एक तरह से बोल दिया मोदी इन बेड विद डिक्टेटर्स। कौन डिक्टेटर्स? पुतिन और जी जिनपिंग। ठीक है। फिर भारत के जो ट्रेड मिनिस्टर ने बोला है कि हम ट्रेड डील कर सकते हैं। देखिए, ये सब चीजें क्या बता रही है, कंफ्यूजन जरूर आ गया है, पर भारत नेगोशिएट कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वीकनेस। अब हमने अमेरिका की वो नब्ज दबा दी है कि अमेरिका पैनिक मोड में जा चुका है। 45 मिनट्स तक प्रधानमंत्री मोदी जी पुतिन के साथ बैठे थे। उस समय कोई भी नहीं बैठा था, ना कोई ड्राइवर था, ना कोई ट्रेड, मतलब कोई भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी थे ऑफिशियल्स, किसी को नहीं मालूम क्या बात हुई है। 45 मिनट्स वो बहुत होता है अंबर जी। इसके अंदर आप सोचिए, उनकी कार में बात हुई है, जिस कार को एक तरह से पूरा बग फ्री करके रखता है उनका सीक्रेट सर्विस। मतलब वो एक इंटरपर्सनल टॉक्स एट द वेरी, मतलब बोलते हैं ना, डिस्क्रीट लेवल पे बात कर रहे हैं मोदी जी। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पैनिक मोड सेट हो चुका है वॉशिंगटन में। कजान समिट में आपने देखा कि क्या क्या चीज बोला था रशिया ने। हम ब्रिक्स एक्सचेंज में, ब्रिक्स का ग्रेन एक्सचेंज बनाएंगे, ब्रिक्स का कमोडिटी एक्सचेंज बनाएंगे, ब्रिक्स पे बनाएंगे। ये लास्ट ईयर कजान समिट में हुआ था, जो रशिया में हुआ था। रशिया ने एक स्पेसिमेन करेंसी भी निकाली थी ब्रिक्स की। और नेक्स्ट ईयर किसके पास है ब्रिक्स समिट का होल्डिंग, वो भारत करने वाला है। तो कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति से वो सारी डिटेल्स ले रहे थे, ये मेरा मानना है। और इससे कहीं ना कहीं अमेरिका भी अंदेशा लगा चुका है कि भारत जो एक्टिवली डी डॉलराइजेशन एंड डी अमेरिकनाइजेशन जो ब्रिक्स परस्यू कर रहा था, उसको अब वो प्रोसेस चालू कर दिया है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उसकी प्रेसिडेंसी होने वाली है। और इसके लिए वहां पे अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। पीटर नवारो तो दिमाग ही उनका खराब हो चुका है। वो तो बोल रहे हैं कि ब्राह्मण्स एक तरह से प्रॉफिट कर रहे हैं
कोई भी उनको कुछ मालूम ही नहीं है। और आज उन्होंने बेड इन मतलब मोदी जी को बोल दिया, मोदी जी इन बेड विद डिक्टेटर्स। क्यों भाई? जब अमेरिका वही शी जिनपिंग के साथ बातचीत करता है तब आप बोलते हो लैंडमार्क डिसीजन है। आप अलास्का में वही डिक्टेटर पुतिन के बुला लेते हो और सब तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अमेरिका जिससे चाहे डील कर सकता है, भारत डील नहीं कर सकता है क्या? दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। भारत ने क्लियर कट बोल दिया है। देखिए एक और एक चीज, मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती है सब लोगों ने देख लिया कितने इंपॉर्टेंट है। और मोदी और ट्रंप साथ में थे तभी शी जिनपिंग आके मोदी से बरोबर बात कर रहे थे। शी जिनपिंग अभी भी वो ह्यूमिलिएशन नहीं भूल पाए हैं गलवान का। और मोदी जी ने उधर जाके पहलगांव का मसला उठाया, आप देखिए। और कैसे शहबाज शरीफ को एक तरह से सुनाया है, आप देख लीजिए। ऊपर से उधर बैठ के उन्होंने आईएनएसटीसी और चबार पोर्ट के बारे में बोला है। उन्होंने बीआरआई की बात नहीं की। अब उन्होंने जब बोला है कि जब कनेक्टिविटी आप किसी की सॉवरेनिटी को क्रश कि आप अगर किस कनेक्टिविटी करते हो, किसी दूसरी की कंट्री के सॉवरेनिटी को आप अनदेखा करते हो, देन यू लूज द ट्रस्ट। इसका सीधा रेफरेंस है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें चाइना ने सीपेक का जो रास्ता बनाया है भारत की धरती पे बनाया है। तो चाइना में बैठ के उन्होंने बीआरआई को इग्नोर किया, उन्होंने सीपेक को इग्नोर किया, आईएनएसटीसी को बढ़ाया और ग्वादर पोर्ट की बात, और उन्होंने चाबार पोर्ट की बात की जो ईरान में है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए आप देखेंगे कि चाइना भी कहीं कहीं से भारत की बात मान चुका है। अब चाइना सीपेक को भी डंप करने वाला है, ये मैं बाद में बताऊंगा क्यों होगा। और अब बात आते हैं कि जिस हिसाब से अभी समीकरण बन रहे हैं अमेरिका के अंदर, एक तरह से वो लोग चाहते हैं कि कैसे भी रेस्पेक्टेबल टर्म से ट्रेड डील हो जाए। अब भारत और अमेरिका ने पहले ही बोल दिया था कि 2028 या 30 तक हम अपना ट्रेड जो अभी $100 बिलियन है उसको 500 बिलियन करेंगे। पर कहीं ना कहीं आप देखिए ये जो अमेरिकन के स्टेटमेंट्स आए हैं, जैसे ये स्कॉट बेसेंट का आया था, फिर लिंडसे ग्राम का आया था, फिर लुटविक का आया था, फिर इस पीटर नवारो का आया था, ये कैरोलिना लिविट का आया था। तो ये ट्रम्प के जो पागल जो एडवाइजर्स हैं, इन लोगों के कारण इन्होंने इतना हार्म किया है ट्रम्प को कि कोई सीमा नहीं है। जेक सुविलन ने तो यहाँ तक बोल दिया कि ट्रम्प ने अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान के साथ करार किया है। क्योंकि उनकी जो कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, वो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ करार कर रही है, जिसमें उनके बेटे एक तरह से शेयर होल्डर है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर भी ट्रम्प के खिलाफ आवाज उठती जा रही है। 5-6 दिन तक ट्रम्प ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, क्योंकि कोई भी उनको अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछ लेगा। अमेरिका के ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में पैनिक मोड सेट हो चुका है। और ट्रम्प अभी उलझुल बातें बोल रहे हैं कि हम 200% टैरिफ लगाएंगे फार्मा के ऊपर। तो इंडिया ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल सेल आवर गुड्स टू रशिया, डेनमार्क एंड नेदरलैंड। 20% हम उधर शिफ्ट कर देंगे, आपको आपको बेचना भी नहीं है। आपको मर्जी है तो लो, नहीं तो मत लो। हम दूसरा मार्केट चालू कर चुके हैं तैयार लेने में। और अभी जो इस हिसाब से बात चल रही है 40 देशों के साथ अभी बातचीत चल रही है फॉर सेलिंग द अमेरिकन प्रोडक्ट्स टू ऑल द 40 नेशन। और पीयूष गोयल ने यहाँ तक बोल दिया कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात उनकी चल रही है यूरोपियन यूनियन के साथ, चिली के साथ, पेरू के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और ओमान के साथ। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि हमने ट्रेड डील कंक्लूड कर दी है ईएफटीए के साथ, यूके के साथ, यूएई के साथ। तो ये सब चीज बताता है कि भारत एग्रेसिवली पोर्ट्रे कर रहा था। जनरली एक एक ट्रेड डील को करने में 3, 4, 5 साल लगते हैं अंबर जी। पर इसके कारण ये एक तरह से आपदा में अवसर है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी कि हम जल्दी जल्दी सबके साथ ट्रेड अग्रीमेंट कर रहे हैं। आगे जाके अमेरिका भी सैंक्शन हटाएगा और हमारे ट्रेड रिलेशंस भी डाइवर्सिफाई होंगे और वो बढ़ेंगे। इट विल बी अ डबल जैकपॉट एंड बोनांजा फॉर अस। और समझ लीजिए 35,000 करोड़ का जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स है पर मंथ, वो भारत के अंदर बिकेगा। टोटली अराउंड 50 बिलियन के जो गुड्स है वो इफेक्ट होने वाले हैं, जो बिकने वाले नहीं है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो बेचना पड़ेगा। तो समझ जाइए कि अराउंड 50 बिलियन मतलब 4,25,000 करोड़ कुछ होता है। एवरेज होता है 35,000 करोड़ के जो माल रहेगा। दैट 35,000 करोड़ ऑफ गुड्स विल बी सोल्ड इन इंडिया। और वो सोल्ड करेंगे इंडिया में, सेल होगा। और अमेरिकन जो एक्सपोर्ट्स होता है, जो इंडियन गुड्स का अमेरिकन एक्सपोर्ट होता है, वो ग्रेड 1 क्वालिटी का होता है। वो भारत के अंदर आएंगे। भारत के अंदर
एक तरह से प्राइस कम होने वाला है। उसका फ़ायदा भारत के कंज़्यूमर को मिलेगा। और भारत सरकार ने क्या किया, इनकम टैक्स में जो लिमिट थी 7 लाख की, उसको 12 लाख कर दिया है, ये फाइनेंशियल ईयर से। अभी बात हो रही है कि कल या परसों बात होगी, जिसके कारण जीएसटी मीटिंग हो रही है, जिसमें जो स्लैब रेट है, पहले था 5, 12, 18 और 28, उसमें सिर्फ 2 स्लैब रखे जाएँगे, 5 और 18। जो 12% का जो स्लैब है, उसके अंदर जितने आइटम्स हैं, उसको 5% में ला दिया जाएगा और 28% में जितने आइटम्स हैं, उसको 18 में लेके आ जाएँगे। तो सोचिए 2 रेट्स को स्क्रैप कर रहे हैं, जिसके कारण डोमेस्टिक कंजम्पशन बूस्ट होगा। आज की डेट में 72% हमारी इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन पे डिपेंड है। एडिशनल 35,000 करोड़ का अगर गुड्स अगर इंडिया में आके बिकता है, मैं ये सिर्फ़ एक अनुमानित चीज़ बता रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, एक्जिस्टिंग जो गुड्स में सप्लाई बढ़ जाएगी, रेट्स कम होते जाएँगे, जिसका फ़ायदा इंडियन कंज्यूमर्स को होगा और डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा, लोगों के अंदर डिमांड बढ़ेगा। दिस इज़ द मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा वो एक्सपोर्टर्स को मेरे ख्याल से कोई रिलीफ पैकेज भी देने वाले हैं 20,000 करोड़ का। बताया जाता है कि बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी। उनको एक तरह से जो भी सहायता दी जाएगी एम्बेसी लेवल पे नए कस्टमर ढूँढने के लिए, उसकी भी वो सहायता कर रही है और पीयूष गोयल जी काम पे लग चुके हैं। दिस इज़ द पैनिक बटन जो मोदी जी करके आए हैं। और सोचिए जापान के अंदर उन्होंने जाके क्या किया? जापान के अंदर जाके उन्होंने $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। 70 बिलियन मतलब 5,50,000 करोड़ होता है। और वो भारत के अंदर इन्वेस्ट करेगा जापान। और जापान के साथ हमने एग्रीमेंट किया है, किसमें? स्पेस के अंदर, चंद्रयान के अंदर बताया जाता है कि दोनों कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसी आपस में आपस में अभी करार करने वाली है, ठीक है? उसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जापान अपनी टेक्नोलॉजी देने वाला है, भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के बाद जो रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजी होती है, वो जापान के पास है। जापान उसके भारत को टेक्नोलॉजी दे रहा है। भारत और जापान जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन की भी बातचीत कर रहे हैं। एनएसए लेवल के जो एनएसए ऑफ इंडिया एंड एनएसए ऑफ जापान रेगुलरली मिलेंगे। मैरीटाइम एक्सरसाइज होगी बिटवीन बोथ द कंट्रीज। जो कम्युनिकेशन शेयरिंग, लॉजिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज बताता है कि भारत कोई भी ब्लॉक में नहीं है, भारत अपना काम कर रहा है और वो जापान है जो अमेरिका के पूछे बिना कुछ काम नहीं करता था। अमेरिका में $550 बिलियन इनको इन्वेस्ट करना था। फिर भी अमेरिका बोलता है कि हम आपके ऊपर 15% टैरिफ लगाएँगे। जैपनीज़ लोग एक तरह से आपको बता देता हूँ, जो अमेरिका में जो भेजते हैं, सी फूड भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भेजते हैं, व्हीकल्स भेजते हैं, अमेरिका उसके ऊपर भी 15% टैरिफ लगाता है और ऊपर से धमकाता भी है, आपको $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको कमिटमेंट देना पड़ता है कि अमेरिका से आपको इतनी एनर्जी लेनी पड़ेगी। इससे जापान के ने अपने ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को वापस बुला लिया। तो ये देखिए पुशबैक चालू हो गया है। भारत ने एक तरह से जब से अमेरिका का डिक्टेशन का मानना मना किया है, उस दिन से आप देखिए अमेरिका की हेजेमनी जो खत्म हो गई है। और अभी जैसे हमने बताया भी था कि हमारा डेटा आया है, हमने अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स में हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है $700 बिलियन में, उसमें अमेरिका के डॉलर पहले थे $242 बिलियन, उसको $227 बिलियन हमने कम कर दिया है और हम गोल्ड ज्यादा ले रहे हैं। और दूसरी करेंसी में हम दूसरी करेंसी रख लेंगे, पर अब डॉलर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका हमको धमकाता रहता है। दिस इज अ थिंग, एक तरह से जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो चुका है या एक तरह से अमेरिका के अंदर पैनिक बटन आ चुका है। ये स्टेटमेंट मुझे यही नजर आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स। तो कहीं ना कहीं भारत ने अपने जो दाव है वो धीरे धीरे ऐसे खेल रहे हैं कि हम ना तो चाइना के साथ हैं, ना हम मॉस्को के साथ हैं, ना हम वॉशिंगटन के साथ हैं। हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हम जापान से भी बात करेंगे, हम चाइना से भी बात करेंगे, हम रशिया से भी बात करेंगे, हम अमेरिका से भी बात करेंगे। कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। दिस इज द रियल फ्रीडम। इसी के लिए मैं बोलता हूँ वी अटेन फ्रीडम ओनली इन 2014, नॉट इन 1947। 1947 में आपके पास सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस था, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं था। आज भी इकोनॉमिक डिक्टेट आप वेस्ट से लेते थे, कोई ना कोई आपको डिक्टेट करता था। सीआईए के लोग आपकी मिनिस्ट्री में थे, कभी केजीबी के लोग मिनिस्ट्री में थे। वो लोग वहां पे एक पॉलिसीज ऐसे बनाते थे कि वो लोग हम लोग सर्व करते थे इधर द सोवियत ब्लॉक और द अमेरिकन ब्लॉक। ये काम होता था। दिस इज द रियल इंटरडिपेंडेंस
अंबर जी, दिस इज व्हाट आई एम स्पीकिंग। इंडिपेंडेंस और सॉवरेन नेशन इन ट्रू सेंस, जिस तरह से इंडिया ने स्टैंड लिया है अगेंस्ट यूएस ट्रेड पॉलिसी, तो उससे ये तो है कि अमेरिका काफी कंफ्यूज्ड हो चुका है कि किस तरह से अब वो भारत को सेट करने की जो कोशिश वो कर रहा है। लेकिन चाइना जाने के बाद तो और कंफ्यूजन वहां पे आ गया। अगर पूरा देखें, जिस तरह से जेडी वैंस का भी जो स्टेटमेंट आया था, मार्को रूबियो, जो कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग एकदम एकदम हॉक्स बने हुए। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि डीप स्टेट क्या चाह रहा है यहाँ पे। काफी डीप स्टेट को लेकर काफी थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आ रहा है। देखिए, डीप स्टेट यही चाहता है कि उसके एग्रीमेंट्स हो भारत के साथ, और भारत के उनके टर्म्स पे एग्रीमेंट हो। भारत ने मना कर दिया है, हम आपके हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है विच इज वैल्यूड $650 बिलियन, हम नहीं खोलेंगे। डायरी सेक्टर है विच इज वैल्यूड अराउंड $135 बिलियन, हम नहीं खोलेंगे। क्लियर कट मना कर दिया है, हम करेंगे ही नहीं। आपको जो करना है आप कर लीजिए। ट्रम्प ने ट्राई भी कर लिया, ट्रम्प को भी समझ में आ गया। आज अमेरिका में उनकी पॉपुलैरिटी 38% तक पहुंच गई है, वेरी लो। जेक सुविलन ने बोल दिया है कि उनकी पॉलिसी डस्टबिन और टॉयलेट में जा चुकी है, उनके एलाइज उनके अगेंस्ट हो चुके हैं। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर आज भारत में आए हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि वी वैल्यू कमिटमेंट विद इंडिया। हम भारत के साथ इनोवेशन, एक्सचेंज और बहुत ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए, जर्मनी जो है ईयू के अंदर एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक होता है। ईयू का अगर हेड कोई है तो जर्मनी है, और जर्मनी के अगर फॉरेन मिनिस्टर भारत में आके भारत के फेवर में बोल रहे हैं, दिस इज अ सेटबैक फॉर ट्रम्प। ट्रम्प को अक्ल आ चुकी है, और ये एक तरह से पब्लिक ह्यूमिलिएशन ट्रम्प को एक तरह से सहना पड़ रहा है। इसके लिए वो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि लोगों को कंफ्यूज किया जाए, ताकि भारत से एक रेस्पेक्टेबल सेटलमेंट ले सके। और उन्होंने कल बोल भी दिया है, इंडिया ऑफर्ड अ 0% टैरिफ। इंडिया ने तो कुछ भी ना बात नहीं की है, इंडिया ने बोला ये सब काम होगा। हमारे जो पीयूष गोयल जी है वो एक बनिया है, उनको समझ में आ जाना चाहिए। किसी बनिया के साथ बात करने के लिए आपको, अग्रवाल बनिया है वो भी, अगर किसी को समझना है तो पीयूष गोयल जी को इतना जल्दी आप नहीं घेर सकते। वो अगर आपके वो एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वो एक एक पॉलिसी इम्प्लीकेशन देखते हैं, इमीडिएटली बोल देते हैं कि भैया जो भी कैलकुलेशन है वो माइंड में ही कर लेते हैं, इतना फायदा होगा इतना नुकसान होगा इस पॉलिसी का, उतना उनको मालूम है। जितने भी ये जो ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ये पीयूष गोयल जी कर रहे हैं। सो वी शुड ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट, अपार्ट फ्रॉम जयशंकर साहब, वी शुड कॉम्प्लीमेंट पीयूष गोयल जी। ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ ऑल दिस ट्रेड टॉक्स। मोदी जी का उनको पूरा सपोर्ट है, पर जनरली हम देखते हैं उनको मीडिया इग्नोर करता है, क्योंकि वो बनिया कम्युनिटी से आते हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आता है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे जो मीडिया में बढ़िया कम्युनिटी से आते हैं तो उनको इग्नोर किया जाता है? बिल्कुल नहीं, उनको बहुत बहुत रिस्पेक्टेड है और नहीं नहीं, बनिया बढ़िया। कम्युनिटी के नहीं, मैं ये भी बता देता हूँ, बनिया कम्युनिटी के तो केजरीवाल जी भी है, वो भी अग्रवाल ही है, पर उनको उनको पूरा समर्थन मिलता है क्योंकि एंटी देश का काम करते हैं ना। पर वही जो पीयूष गोयल जी देश के हित में काम करते हैं, वही अग्रवाल कम्युनिटी से आते हैं, उनको इग्नोर किया जाता है। आपने कभी सुना है पीयूष गोयल जी के इतना काम कर रहे हैं? कभी किसी ने बोला है, किसी एनालिस्ट ने? कौन कर रहा है इतनी सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड टॉक्स? आप सोचिए, ईयू के साथ कर रहे हैं, मैंने तो 10 नाम गिनाए थे, 10 का नाम के साथ कितना इम्पैक्ट होता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, सब के साथ वो सब चल रहा है। ये सब काम पीयूष गोयल जी कर रहे हैं। और सबसे बड़े मतलब मैं ये बोलूंगा कि अगर जयशंकर साहब ने अगर इतना अच्छा काम किया, तो इक्वली ज्यादा काम पीयूष गोयल जी ने भी किया है, और वी शुड कॉम्प्लीमेंट पीयूष गोयल जी। और हमारे बिल्कुल। एक तरह से मोदी सरकार के वन ऑफ द शाइनिंग स्टार्स है, जिनको ओवरलुक किया गया है, कोई जानते नहीं है। और आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ बस। नहीं नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक और शुबा वाली बात ही नहीं है कि पीयूष गोयल जी जिस तरह से काम करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। और इनफैक्ट जो अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसके चलते क्या भारत पे असर पड़ सकता है, उसकी पहले से तैयारी है। और जैसे कि हम बता चुके हैं कि कई सारे देशों के साथ ट्रेड टॉक्स चल रही है और भारत पहले ही उन सारी चीज़ों से बचने के लिए तैयारी कर चुका है, और उतना असर भारत पर नजर नहीं आएगा। और जो भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसका असर अमेरिका पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली वो प्रोडक्ट्स अमेरिका में रह रहे लोग खरीदेंगे। भारत के ऊपर तो आप टैरिफ लगाएंगे, भारत कोई और मार्केट ढूंढ लेगा, और भारत अपने इस पूरा जो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा नुकसान, उसको कवर बहुत जल्दी कर सकता है। लेकिन पीयूष जी ने ये भी कहा कि हाँ बात चल रही है, क्या डील हो सकती है? आपको लग रहा है लंबा चलेगा?
और या फिर जल्दी ही कुछ हो जाएगा, जिस तरह से अमेरिका देख रहा है कि चाइना और भारत नज़दीक आ रहा है? देखिए, अभी यूएन जनरल असेंबली का मीट होने वाला है सितंबर 23 से, और जी। प्रधानमंत्री मोदी जी शायद उधर ट्रैवल कर सकते हैं। अगर कुछ डील होता रहा तो उस समय वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकती है। ये अभी वेरी प्रीमेच्योर है बोलना, बट मैंने हमेशा अपने एक तरह से लाइक्लीहुड बोला है और वो बाद में सही भी हुआ है, आपने देखा भी है। बार-बार मैंने अपना जो कंक्लूजन किया है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो आगे यूएनजी का मीटिंग है, फिर बाद में सीओपी का मीटिंग है, फिर बाद में बताया जाता है G20 का मीटिंग है नवंबर में। तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि ट्रम्प को मोदी जी से टकराना ही है, और वो G7 में जैसे मुँह छुपा के भागे थे, वापस वो नहीं भाग पाएँगे हर जगह से। अमेरिका में रहेंगे, अमेरिका से कहाँ भागेंगे? वो सोच लीजिए, यूएनजीए का मीटिंग तो अमेरिका में ही होने वाला है, तो उधर तो मिलना ही है उनको। तो चेहरा भी दिखाना पड़ेगा ना, बहुत बड़बड़ तो बहुत कर लिया, बक-बक बहुत कर लिया। वहाँ पे अमेरिकन जो पत्रकार है उनको CHUTIYA बोल रहे हैं, ओपनली बोल रहे हैं, भारत की गाली उनको दे रहे हैं, जब एक सदस्य बोलिए। तो इतना बड़ा भारत का पावर आ चुका है। तो देखिए अंबर जी, अब अमेरिका के अंदर पैनिक आ चुका है, फेस सेविंग मेजर चाहिए, उनको एक ट्रेड डील चाहिए। दे आर बेगिंग टू अस, अमेरिका इज बेगिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया, कैटेगोरिकली बोलता हूँ, यही चीज होने वाली है। अगर आपने बात नहीं मानी, तो हम आगे जाके डी-डॉलराइजेशन और डी-अमेरिकनाइजेशन हम एग्रेसिवली परस्यू करेंगे। डॉलर का गिरना तय है, भारत के साथ रहे तो थोड़े साल और जिंदा रहोगे, नहीं तो चलो थोड़े टाइम में हमें भी फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका से नहीं आए, पर हम अपना जीडीपी को संभाल लेंगे, आपको हम देख लेंगे। हम तो डूबेंगे सनम, पर हम तैर के भी निकल जाएंगे, आप जरूर डूब जाओगे। ये बात ध्यान रख लीजिए, ये अमेरिका को मालूम पड़ गया है, और उसको लाइफ सपोर्ट के लिए भारत के साथ की जरूरत है। इसके लिए इतने सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और भारत ने भी एक तरह से जो ये एक तरह से समझदारी वाली एक तरह से पोजीशन अपनाया। अगर सामने वाला मांग रहा है तो क्यों नहीं कर ले, ट्रेड डील कर लो, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे जो सेक्टर्स है वो लेबर डिपेंडेंट है, और जिस हिसाब से हम एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद अदर नेशन और अमेरिका साथ में, अगर दोनों खुल जाए तो ये भारत के लिए डबल बोनांजा होगा, डबल जैकपॉट होगा। ये बात ध्यान रख लीजिए। बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल सही की है और आप देखते हैं कि कितनी जल्दी इस पूरे मामले में क्लैरिटी अमेरिका को होती है, क्योंकि अमेरिका काफ़ी कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स दे रहा है और भारत तो एकदम खामोश है, टोटली इग्नोर कर रहा है अमेरिका के इन सारे स्टेटमेंट्स को। उमेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम, उमेश जी।